Good morning, friends. Welcome to my channel Management Mantra. I'm Dr. Barkha Gupta, and today we are discussing on the Factory Act 1948, Working Hours of Adult. As you all know that कि हम पहले भी 5 पार्ट्स इसके कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके अदर प्रोविजंस देखे थे. अगर आपने उसकी लिंक मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं और अपना इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, फैक्ट्री एक्ट 1948. और उसके बाद बस एक पार्ट और बचेगा, फिर आपका ये एक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. आपको इसके फुल नोट्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट इसमें क्या बताया गया है. ठीक है, रिगार्डिंग द फैक्ट्री एक्ट 1948. सो वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट, ये आपका चैप्टर 6 है इस पर्टिकुलर एक्ट में. तो इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं जो आवर्स ऑफ वर्किंग को लेकर हैं, जो फैक्ट्री एक्ट में बताए गए हैं कि कितना वर्किंग आवर्स होने चाहिए किसी एडल्ट वर्कर्स के लिए या किसी चाइल्ड वर्कर के लिए या एडोलसेंट के लिए. तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा तो नहीं है कि विदाउट वर्किंग आवर्स अगर हम किसी को काम करा रहे हो कंटिन्यू काम कराते जाएं, वो तो सही नहीं होगा. तो इसलिए वर्किंग आवर्स डिसाइड करना भी रिक्वायर्ड होता है. तो यहाँ वो वर्किंग आवर्स बताए गए हैं. सो फर्स्ट वन इज सेक्शन 51. सेक्शन 51 में आपको बताया गया है कि वीकली आवर्स, मतलब एक हफ्ते में या वीकली आवर्स जो है वो 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 48 आवर्स से ज्यादा वीकली आवर्स नहीं होना चाहिए, मतलब एक हफ्ते में एक वर्कर को 48 घंटे काम कर सकता है, वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता है. फिर आपका बताया गया है सेक्शन 52, जिसमें बताया गया है फर्स्ट डे ऑफ अ वीक संडे शैल बी वीकली हॉलीडे. जैसे हमारे यहाँ संडे को फर्स्ट डे माना गया है, संडे मंडे हम जब काउंट करते हैं तो उसको वीकली हॉलीडे, मतलब वर्किंग के दौरान हफ्ते में एक दिन वीकली हॉलीडे मिलना जरूरी है, इसीलिए बोला गया है वीकली हॉलीडे इज रिक्वायर्ड. और फर्स्ट वीक जो है वो इसका मतलब वीक का फर्स्ट डे जो है वो वीकली हॉलीडे होना चाहिए. तो जैसे हमारे यहाँ संडे है तो संडे को लिया गया है. नेक्स्ट आ रहा है आपका सेक्शन 53, कंपनसेटरी लीव. अब कंपनसेटरी मतलब कंपनसेट करना, कंपनसेटरी हॉलीडे, सॉरी, कंपनसेटरी हॉलीडे मतलब कंपनसेट करना. अब जैसे मान लो कि किसी एक वर्कर को कोई अर्जेंसी थी, इसके चलते आपने उसे उसकी छुट्टी वाले दिन काम करा लिया. ठीक है, संडे का दिन अगर उसका लीव का होता है और संडे के दिन आपने उससे वर्क करा लिया. अब जब उसका संडे जो है वो तो चला गया. अब जब उसका ये संडे चला गया है तो उसके एवज में आप उसको कोई कंपनसेटरी हॉलीडे प्रोवाइड करेंगे ना. एक कंपनसेटरी हॉलीडे आप उसे प्रोवाइड करेंगे. दैट हॉलीडे इज कॉल्ड एज अ कंपनसेटरी हॉलीडे. वो क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई एक अगर उसने छुट्टी अपनी गवाई है तो उसके एवज में कुछ तो उसे मिलना चाहिए. तो वही यहाँ पर भी बताया गया है कि एक वीकली हॉलीडे, वीकली हॉलीडे अगर वो उस समय नहीं ले पाता है तो वो विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर कभी भी अपना कंपनसेटरी हॉलीडे जो है वो ले सकता है. अगर उसका संडे या उसका जो वीकली हॉलीडे है वो वर्किंग में चला गया तो जो उसका ये कंपनसेटरी हॉलीडे है वो 1 मंथ के अंदर कभी भी अपना कंपनसेटरी हॉलीडे ले सकता है. ये बताया गया है कंपनसेटरी हॉलीडे के लिए. नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है सेक्शन 54. सेक्शन 54 में आपको बताया गया है कि अगर डेली वर्किंग आवर्स की बात करें, हमने वीकली आवर्स देखे, वीकली कितने होने चाहिए 48, मगर हम डेली आवर्स की बात करें तो कोई भी एडल्ट वर्कर जो फैक्ट्री में है वो 9 आवर्स इन अ डे, कितना, 9 आवर्स इन अ डे, 9 घंटे से ज्यादा एक फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है. 9 आवर्स इन अ डे उसके लिए फिक्स किए गए हैं. ठीक है, ये आपको बताया गया है सेक्शन 54 में. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 55, जिसमें बताया गया है इंटरवल्स के रिगार्डिंग. अब कंटिन्यू 9 घंटे तक काम करना तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा तो इंटरवल, थोड़ा तो ब्रेक बनता है. तो वही यहाँ पर भी बताया गया है. तो इंटरवल फॉर रेस्ट, नो वर्कर शैल बी वर्क मोर देन 5 आवर्स. अगर किसी वर्कर मतलब किसी भी वर्कर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यू 9 आवर्स तक वो काम कर सके.
इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है रेस्ट का, कि 5 घंटे काम करने के बाद में उसको एक रेस्ट रिक्वायर्ड है। वो रेस्ट एटलीस्ट हाफ एन आवर का होना चाहिए, मतलब मिनिमम हाफ एन आवर तो होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है फैक्ट्रीज के ऊपर कि वो 40 मिनट्स का दे रहे हैं या 45 मिनट्स का दे रहे हैं। बट आपका 30 मिनट यानी हाफ एन आवर तो होना कंपलसरी है। अच्छा, ये इंस्पेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस स्लाइड्स में कि जो इंस्पेक्टर होता है वो सब कुछ देखने का काम करता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, वर्किंग आवर्स कैसे है। तो ये इंस्पेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो हमने बोला है इंटरवल के लिए 5 आवर्स, तो ये 5 आवर्स को 6 आवर्स तक बढ़ा सकता है। ये इंस्पेक्टर के ऊपर है कि वो 5 आवर्स को 6 आवर्स तक बढ़ा सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं आपको 51 से 55 सेक्शंस के बीच में। आगे देखते हैं, स्प्रेड ओवर, सेक्शन 56, स्प्रेड ओवर। यहाँ आपको ये बताया गया है कि जनरली इंक्लूसिव द रेस्ट इंटरवल देयर शैल नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन 10.5 hours इन अ डे। यहाँ बोला गया है कि अगर कभी आपका स्प्रेड ओवर हो रहा है, काम को अगर बढ़ाया भी जा रहा है, आपके वर्किंग आवर्स को अगर बढ़ाया भी जा रहा है, तो उस केस में वो वर्किंग आवर्स सिर्फ 10.5 घंटे तक ही बढ़ सकते हैं। जो स्प्रेड आवर्स है वो 10.5 घंटे भी तक ही बढ़ सकते हैं, जिसमें रेस्ट इंटरवल्स इंक्लूडेड है। ठीक है, एक दिन में वो 10.5 घंटे तक ही बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, जिसमें रेस्ट इंटरवल इंक्लूड है। बट इसमें स्प्रेड आवर्स के केस में ये भी बताया गया है कि इनकेस कोई इंस्पेक्टर्स अगर चाहे तो वो 12 आवर्स तक उसके वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकता है। 12 आवर्स तक वो बढ़ा सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं, मतलब 12 आवर्स उसकी एक मैक्सिमम लिमिट हो गई है। ठीक है, तो ये इसमें आपका बताया गया है स्प्रेड ओवर, मतलब कैसे आपके जो अगर वर्किंग आवर्स को अगर स्प्रेड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो वो कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आपका आ रहा है नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट जिसे हमें बताया गया है सेक्शन 57 में। नाइट शिफ्ट आपको पता ही ना कि जैसे शिफ्ट बटी हुई रहती है, तो शिफ्ट किसी की मॉर्निंग, किसी की इवनिंग, तो किसी की नाइट शिफ्ट होती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, इट शिफ्ट एक्सटेंड बियॉन्ड द मिडनाइट। जो मिडनाइट से ज्यादा जा रही है, यहाँ उसकी बात की जा रही है। तो अगर मिडनाइट से ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में एक हॉलीडे उसके लिए बनता है 24 घंटे का। उसके बाद ही उसकी नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए, नेक्स्ट जो उसका वर्किंग है वो स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अगर किसी का नाइट शिफ्ट जो है वो मिडनाइट से ज्यादा जा रहा है, मिडनाइट से आगे जा रहा है, 12 बजे के बाद का हो रहा है, तो कम से कम उसको एक हॉलीडे यहाँ पर गिवन होता है। उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद 24 घंटे का एक हॉलीडे उसको मिलना चाहिए। ये प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है प्रोविजन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट। अगर मान लीजिए प्रोहिबिटेड है ओवरलैपिंग शिफ्ट। ओवरलैपिंग शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको भी पता है कि शिफ्ट जो चल रही है, एक शिफ्ट आपकी चल रही है मॉर्निंग में 7 o'clock से 2 o'clock तक। ठीक है, 7 से 2 o'clock तक चल रही है। फिर एक शिफ्ट आपकी आ गई है जो कि जो इसी को ही आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी शिफ्ट के जो बंदे आएंगे वो क्या करेंगे कि वो हाफ एन आवर पहले आ जाएंगे। मतलब दूसरी शिफ्ट जो शुरू होगी वो 1:30 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और फिर जो भी आपका टाइम रहेगा तब तक के लिए, तो ये जो थोड़ा सा जो टाइम पीरियड मिला, ये जो हाफ एन आवर का टाइम पीरियड होगा, ये एक तरह से ओवरलैपिंग का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्कर्स हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, ये अपना काम जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड वर्कर्स को। ठीक है, ये काम अपना क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इनको यहाँ पर थोड़ा सा जो अपना वर्क है वो समझाएंगे, या कहाँ तक वो पहुंच चुके हैं वो बताएंगे, जिससे कि ये दूसरी शिफ्ट वाले उसे कंटिन्यू कर सके। तो यही चीज बताई गई है कि अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन जो है जिसमें वर्कर्स चेंज हो रहे हैं, ये वाली कंडीशंस अगर किसी कंपनी में प्रोहिबिटेड है, अगर ये कंडीशन नहीं होती है, उस केस में क्या होगा। तो अगर ये कंडीशन किसी कंपनी में नहीं हो रही है, उस केस में कोई भी अगर फैक्ट्री होती है, तो उसमें जो आपकी शिफ्ट रहेंगी वो जो शिफ्ट है वो सिंगल शिफ्ट ही अगर चल रही है, तो वहां पर एक समय पर एक से ज्यादा रिले ऑफ वर्कर्स एंगेज रहेंगे सेम वर्क में।
रिले आपको पता ही है, हमने पढ़ा था। रिले का मतलब क्या होता है? रिले का मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स, या जो कि एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, एक टीम हम जिसे कह सकते हैं। तो एक से ज्यादा टीम एंगेज रहेंगी सेम काइंड ऑफ वर्क के लिए, कि जिससे कि अगर कभी जरूरत पड़े तो उसको वो उस काम को करने के लिए दूसरी टीम तैयार रहे, है ना। तो इसलिए सेम वर्क के लिए सेम टाइम पर दो तरह की जो दो तरह के रिले जो रहेंगे वो तैयार रहेंगे, दो रिले तैयार रहेंगे। अब नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। ये बताया गया है सेक्शन 59 में। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब पता ही है आपको, जो वर्किंग आपकी दी गई है उससे ज्यादा काम कराना, ठीक है। तो आपको पता है 9 घंटे का आपको बताया गया है कि 9 घंटे एक दिन में या एक वीक में 48 घंटे काम करवाया जाता है। अगर उससे ज्यादा काम करवाया जाता है तो वो आपका ओवर टाइम में आता है। तो ओवर टाइम अगर किसी को अगर आप किसी से ओवर टाइम करवा रहे हैं तो उस केस में जो आप उसको वेजेस देंगे वो ट्वाइस दी ऑर्डिनरी रेट, ऑर्डिनरी रेट का डबल देंगे। मान लीजिए 1 घंटे का अगर उसको 50 रुपए मिलता था, तो अब ओवर टाइम के केस में 1 घंटे का आप उसको 100 रुपीज देंगे, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, कि ओवर टाइम के केसेस में आपको इतना एक्स्ट्रा वेज करना पड़ेगा, ट्वाइस दी ऑर्डिनरी रेट, जो ऑर्डिनरी रेट है उसका डबल। अब यहाँ बताया गया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 16। ऑल्दो ये बहुत कॉमन है कि डबल एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी एक्सेप्टेड नहीं होता है, वही यहाँ पर भी बताया गया है फैक्ट्री में भी, कि कोई भी वर्कर अलाउ नहीं है कि वो एक फैक्ट्री के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो किसी और फैक्ट्री के साथ जुड़ जाए। तो अगर वो एक समय पर एक फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है तो दूसरे के साथ उसे जुड़ने की परमिशन नहीं है, ठीक है। एक समय पर वो दो जगह काम नहीं कर सकता। Now the next one is notice of period of work for adult worker, section 61। यहाँ पर आपको लाइक नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क, मतलब पीरियड ऑफ वर्क के लिए एक नोटिस निकाला गया है। एडल्ट वर्कर्स को कितने घंटे काम करना है, क्या काम करना है, उसके रिलेटेड एक नोटिस निकाला गया है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ बोला गया है कि नोटिस टू बी डिस्प्लेड एट सम कॉन्स्पिशियस प्लेस। ये जो नोटिस है आपका, जिस नोटिस में इंफॉर्मेशन रहेगी कि उनकी शिफ्ट कितनी है, कौन रिले है, कहाँ काम करना है, उसके रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन उस नोटिस में मेंशन रहेगी। तो उस नोटिस को ये जिम्मेदारी बनती है एक तरह से ऑक्यूपायर की, कि वो नोटिस जो है आपका वो किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस, मतलब एक ऐसी प्लेस पर लगाया जाए जिस पर लोगों की या वर्कर्स की नजर जाते ही पड़े। तो जनरली मेन गेट पर इसको लगाया जाता है कि वर्कर्स जैसे ही एंटर कर रहा है तो वो देख सके उसका नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क जो है वो क्या बताया गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पीरियड टू बी फिक्स्ड बिफोर हैंड। जो भी पीरियड जिस वर्कर को आप दे रहे हो वो पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुका है उसके बाद आप उसे बता रहे हो कि उसकी जो शिफ्ट है वो ये नहीं है, दूसरी शिफ्ट है। नो, पहले से ही आपको फिक्स्ड करके रखना पड़ेगा। जो भी आपका नोटिस, जो भी उसका पीरियड ऑफ वर्क है वो पहले से ही आपको फिक्स करके रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका बताया जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स ग्रुप, जैसे ये ऑक्यूपायर जो है या जो कंपनी का मालिक है या मैनेजर है, वो देख सकता है कि एक ही समय पर मान लीजिए किसी में उसके पास जो है वो 1000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको 2 शिफ्ट में बुला सकता है या 3 शिफ्ट में बुला सकता है, और अकॉर्डिंग टू लाइक अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो इनके वर्क को क्लासिफाइड कर सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए बोला गया है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क ग्रुप। नेक्स्ट इसमें बताया गया है फॉर्म ऑफ नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क, जिसमें ये बताया गया है कि जो आपका नोटिस ऑफ पीरियड जो है वो किस तरह से दिया जाएगा। तो इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इनको सारी डिटेल उसमें फिल करनी पड़ती है कि किसका जो पीरियड ऑफ वर्क है वो कितना है। वो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बनाया गया है, उसी में उसे सब कुछ फिल करना पड़ता है। ये बताया गया है आपका फॉर्म ऑफ नोटिस ऑफ पीरियड में। Now the last point is copy of notice in duplicate and any change to be sent to the inspectors। आपको भी पता है फैक्ट्रीज में जितना भी काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इंस्पेक्टर कर रहा है। इसलिए
अगर जो हमारा ये नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क है फॉर द एडल्ट वर्कर्स, इसकी एक कॉपी, नोटिस की एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ये आपके इंस्पेक्टर के पास जाएगी। इन केस कोई चेंज होता है इस नोटिस में, तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन या उसके रिगार्डिंग भी कॉपी जो है वो इंस्पेक्टर के पास भेजना कंपलसरी होता है। ये आपका बताया गया है नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर द एडल्ट वर्कर। आई होप क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट आपको। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो आप लोगों को इसकी डिटेल्स पता होना चाहिए। सिंपल सी है, आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सिंपल वन, बहुत इजी है। सेक्शन 62 एंड 63, रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर। इसमें एक सिंपल सा फंडा बताया गया है कि जैसे आपको भी पता है हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाता है। वहां पर यहाँ पर भी वही है कि यहाँ एक मैनेजर को एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना चाहिए रिगार्डिंग दी एडल्ट वर्कर्स। उसको एडल्ट वर्कर्स के रिगार्डिंग एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना चाहिए, जिस रजिस्टर में उस पर्सन का नाम, उस वर्कर का नेचर ऑफ वर्क, वो किस ग्रुप से काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग, मतलब उसका खुद का और उसके ग्रुप की डिटेल, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना चाहिए। और ये जो रजिस्टर है, जिस समय काम चल रहा है, तो ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स ये रजिस्टर इंस्पेक्टर के पास में अवेलेबल होना चाहिए, कि जिससे इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सके कि जिस पर्सन का नाम और जिस टाइम पर उसे दिया गया है वो वहाँ पर उस समय मौजूद है या नहीं है। उन सारी चीज़ों को देखने का काम इस पर्टिकुलर पर्सन का होता है, तो वो उसको देख सके, इसलिए इसके पास में होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स बताए गए हैं आपके रजिस्टर्ड ऑफ एडल्ट वर्कर्स में। नाउ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स के लिए, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ बताई गई है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। जनरली जो यंग पर्सन्स होते हैं उन्हें कंपनी में काम करने के लिए प्रोहिबिटेड रखा गया है। ये सेक्शन 67 में बताया गया है कि कोई भी चाइल्ड जो अपनी 14 ईयर्स एज कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो उसको अभी फैक्ट्री में अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया है नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन, सेक्शन 68। इन केस अगर कोई नॉन एडल्ट वर्कर यानी कि यंग पर्सन अगर काम के लिए आता भी है, तो ही शुड बी कैरी अ काइंड ऑफ टोकन, उसके पास एक टोकन होना चाहिए। ये जो चाइल्ड है, इफ ही कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स एज, अगर उसने अपनी 14 ईयर्स एज कंप्लीट कर ली है, तो उस केस में अगर वो अपने साथ एक सर्टिफिकेट लेकर आता है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का, ठीक है, जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का अगर वो लेकर आता है, तो उस केस में उसे परमिशन रहेगी, लेकिन वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ मैनेजर ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के मैनेजर के अंदर ही वो काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं करवाया जाएगा उससे, क्योंकि वैसे तो अलाउ है ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए वो फिट है, ठीक है, और वो काम करने के लिए अगर आया है, तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेकर आएगा और कस्टडी ऑफ मैनेजर में वो अपना वर्क करेगा, ठीक है। सच चाइल्ड और एडोलसेंट कैरी अ टोकन गिवन अ रेफरेंस ऑफ सच सर्टिफिकेट। और यही चाइल्ड या एडोलसेंट जो हैं, ये इस सर्टिफिकेट के रेफरेंस के तौर पर एक टोकन लेकर आते हैं, और इस टोकन के बेसिस पर उनको काम मिल जाता है, बट अंडर दी सुपरविजन ही रहेगा वो, डायरेक्टली उनको हैंडओवर नहीं किया जाएगा पूरा काम, ठीक है। ये नॉन एडल्ट वर्कर्स के केस में बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ये आपका बताया गया है सेक्शन 69 में। एक सर्टिफिकेट इशू करवाया जाता है, जो कौन करता है, सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, जो कि सारे मेडिकल जो रिलेटेड वर्क होते हैं उन्हें देखता है फैक्ट्री एक्ट में। तो यही एग्जामिन करता है, और उसके बाद ये पर्सन फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार है या नहीं है, उस चीज़ को ये मेंशन करता है अपने सर्टिफिकेट के थ्रू। तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये वैलिड होता है 12 मंथ के लिए, ठीक है, ये 12 मंथ के लिए वैलिड होगा। रिवोकेशंस ऑफ सर्टिफिकेट बाय द सर्जन इफ चाइल्ड इज नो लॉन्गर फिट। ये ये जो सर्टिफिकेट है जो सर्जन ने दिया हुआ है, ये सर्टिफिकेट रिवोकेशंस यानी कि आपका रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, अगर चाइल्ड लंबे समय तक फिट नहीं दिख रहा है उस केस में, ठीक है। और फी पेबल बाय द एम्प्लॉयर, कोई भी फी जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए दी जाती है, तो वो फीस जो रहती है वो आपका ऑक्यूपायर पे करता है या एम्प्लॉयर पे करता है, जो वर्कर से पे नहीं किया जाता है सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। और इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस डीम टू बी एन एडल्ट फॉर द पर्पस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क।
ये जो इफेक्ट है इस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी पर्सन के लिए विदाउट सर्टिफिकेट एंट्री पॉसिबल नहीं है। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो रिक्वायर्ड है किसी भी फैक्ट्री में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट बताया गया है इसमें वर्किंग आवर्स फॉर यंग पर्सन। ये आपका है सेक्शन 71 से 72, 71 72 वर्किंग आवर्स ऑफ यंग पर्सन। तो जैसे वर्किंग आवर्स हमारे एडल्ट के लिए बताए गए हैं, तो यंग पर्सन के लिए भी कुछ वर्किंग आवर्स यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे वर्किंग आवर्स लिमिटेड है कितना, 4.5 घंटे का, किसके लिए, 4.5 आवर्स यंग पर्सन के लिए। यस, इनको नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है, और ये 2 शिफ्ट में ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वीकली हॉलीडे इनको एंटाइटल है, और अगर फीमेल वर्क करती है तो 6 AM से 7 PM के बीच में ही करेगी, और फिक्सेशन ऑफ पीरियड जो रहेगा वो पहले से ही डिसाइडेड होगा, बाद में नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है रजिस्टर ऑफ यंग पर्सन सेक्शन 73। जैसे हमने एडल्ट का रजिस्टर पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी बताया गया कि एक रजिस्टर मेंशन होना चाहिए, मैनेजर के थ्रू मेंटेन होना चाहिए फॉर द यंग पर्सन के लिए, यंग जो पर्सन वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में, जिसमें उनका नाम, नेचर ऑफ वर्क, उनका ग्रुप, और ये रजिस्टर अवेलेबल होना चाहिए जब वर्किंग आवर्स चल रहे हैं उस टाइम पर इंस्पेक्टर के पास में फॉर द इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं यंग पर्सन से जुड़े हुए। तो कभी अगर क्वेश्चन आपको आता भी है रिगार्डिंग दी यंग पर्सन्स की एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इन पॉइंट्स को बताकर अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो न्यूमेरिकल है कि कितनी शिफ्ट, कितना टाइम, कितनी आवर्स होने चाहिए, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों का था बेसिकली कि कैसे आपको वर्क करना है, कैसे करना है। और बस अभी एक लास्ट पॉइंट बचा है, पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे इंस्पेक्टर को कभी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है या कोई भी ऐसी कंडीशंस को लगती है, तो उस टाइम पर ये मैनेजर को बोल सकता है कि किसी पर्सन का उसे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। तो वो किस केस में देखेगा कि मान लीजिए यंग पर्सन अगर विदाउट लाइसेंस काम कर रहा है, तो उस केस में वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोल सकता है। और इन केस अगर वो देख रहा है कि कोई पर्सन बहुत लंबे समय से फिट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में भी वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन फैक्ट्री एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? तो ये दोनों केसेस में ये मैनेजर जो इंस्पेक्टर है वो मैनेजर को बोल सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए इस यंग पर्सन का। ठीक है, तो ये पावर दी गई है किसको, ये पावर दी गई है किसको, आपके इंस्पेक्टर को। Thank you. This is all for today. I hope you can understand that particular topic, और बाकी के टॉपिक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।